और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। दोस्तों इस चैनल पर ये हमारी 13वीं वीडियो है, 13वां लेक्चर है और इस वाले चैप्टर की ये वीडियो नंबर 2 है। वैसे इस चैप्टर को मैंने वन शॉट एक चैप्टर में मतलब एक वीडियो में करा दिया है, ठीक है। इसका पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि दूसरी किताबों में इसका ये अलग अलग चैप्टर का नाम लिख रखा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो इस नाम से ही आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपकी NCERT में ये वाला जो चैप्टर है वो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में ही रख दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब आपको इस वाले चैप्टर में जितने भी डाउट आते हैं वो सारे डाउट हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म समझ लीजिए एक ऐसी आकृति है जिसकी एक ऐसी आकृति है, वो भी किसकी है, कांच की। एक ऐसी आकृति कांच की। कांच कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम। तो किसी पारदर्शी माध्यम की एक ऐसी आकृति है जिसमें 3 तो आयताकार सतह होंगी। आयताकार सतह कितनी होंगी, 3 होंगी। और त्रिभुजाकार सतह कितनी होंगी, 2 होंगी। देखिए मैं बताता हूँ 3 आयताकार सतह कौन कौन सी होंगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए इसे प्रिज्म बनाना चाह रहे हैं, तो प्रिज्म कैसे बनाएंगे। इससे अच्छा मैं और नहीं बना सकता, तो आपको बता दूं ये वाली सतह कैसे आकृति की होगी, आयताकार आकृति। ये वाली सतह भी कैसी आकृति होगी, आयताकार। और ये भी कैसी होगी, आयताकार। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आयताकार, ये आयताकार और ये आयताकार। तो 3 तो कैसी होगी, आयताकार सतह। कैसी होगी, आयताकार। आयताकार वो होती है इनके आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, बराबर, ठीक है। अब 2 त्रिभुजाकार सतह होती हैं, तो आप सोच रहे होंगे 2 त्रिभुजाकार सतह कौन सी होंगी। एक तो वो सतह होगी जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रही है, और दूसरी सतह दोस्तों वो होगी जो पीछे की तरफ होगी। तो बात समझ में आ गई कि प्रिज्म एक ऐसी आकृति होगी जो कांच की बनी हुई होगी, यानी पारदर्शी माध्यम होगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, 3 तो आयताकार सतह दिखाई देंगी और 2 कैसी दिखाई देंगी, त्रिभुजाकार सतह। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। 2 त्रिभुजाकार सतह होगी और 3 कैसी होगी, आयताकार सतह, ठीक है। 3 इस तरह से, ठीक है। 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह। अब कोई भी आपसे प्रिज्म पूछेगा तो प्रिज्म बता दोगे आराम से। क्या बता दोगे भाई, कि ऐसी आकृति होगी जो कि किसकी होगी, कांच की होगी। और कैसे, पारदर्शी माध्यम होगा। 3 तो आयताकार सतह होंगी और 2 कैसी होंगी, त्रिभुजाकार सतह, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी सी बात आपको बस याद रख लेनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखना है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के, मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ पर 2 घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखने के लिए मिलेगा, और मिलेगा आपको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म के द्वारा देखेंगे, ठीक है। पहले मैं प्रिज्म बना दे रहा हूँ। अब मैं प्रिज्म को वैसे नहीं बनाऊंगा, आपको समझने के लिए बताना था वैसे। यहाँ देखिए प्रिज्म बना रहा हूँ, सभी ध्यान देंगे। एक प्रिज्म बना लिया है। अब प्रिज्म में देखिए ये आयताकार सतह, ये भी आयताकार सतह और ये भी आयताकार सतह। उसके अंदर वाली त्रिभुजाकार और बाहर वाली भी कैसी, त्रिभुजाकार सतह है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक श्वेत प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं, या फिर एक प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं। ये जा रही है यहाँ से, अच्छा करके चित्र बनाएंगे। इसे बोलेंगे आपतित किरण। ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, और ये जो निकल कर जाती है ना, इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। क्या है इसका नाम, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट रे, इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर अभिलंब बनाइए, तो अभिलंब बनाना बहुत आसान है। आपको क्या देखना है भाई, इस वाले पॉइंट पर ऐसा एंगल देखना है जो 90 डिग्री पर खिंच जाए, ठीक है। तो मैं अभिलंब को इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अभिलंब मुझे यहाँ पर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। ये जो आने वाला कोण है, अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम आई, इंसिडेंट एंगल, ठीक है।
क्या बोलते हैं उसे, इंसिडेंट एंगल। ओके, चलिए अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसमें समझेंगे एक एक करके। मान ले रहे हैं इसका नाम मैं एन रख दिया है विलंब का, और इसका नाम रख दे रहा है एम, ठीक है, नॉर्मल हमने खींच दिया। तो कह रहे हैं जो प्रकाश किरण गई है सघन माध्यम में जाने के बाद में अभिलंब की ओर झुकती है। देखो वैसे जाना चाहिए था इसको ऐसा, लेकिन ये ऐसी न जाकर अभिलंब की ओर झुक गई, और यहाँ से गई है। तो यहाँ पर देखिए पुनः ये किरण का नाम मैंने बताया था, क्या बताया था अभी, निर्गत किरण। क्या नाम बताया था, निर्गत किरण। ये वाली जो किरण थी वो क्या थी, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से होता है प्रकाश का अपवर्तन, किससे, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इस तरीके से होता है। अब ये मैं अपवर्तन यहाँ पर करा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपवर्तन वाला जो पार्ट है वो पूरा करा दिया है, वहाँ पर समझा दिया है मैंने अपवर्तन वाला पूरा चैप्टर आपको। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ से आपसे पूछता है कि भाई विचलन कोण किसे कहते हैं, पूछता है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो विचलन कोण कुछ और नहीं है, आप ये सोच लीजिए कि किरण विचलित कितनी हुई है, अपने मार्ग से विचलित कितनी हुई है। किरण जिस कोण पर अपने मार्ग से विचलित हुई है वही कोण विचलन कोण होगा। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इस किरण को जाना कैसा था भाई, सीधा जाना था। किरण को कैसे जाना था, सीधा, लेकिन किरण सीधी नहीं जाकर इधर को चली गई, और यहाँ से जाने के बाद में इधर को चली गई। तो अब इसका कुल मात्र विचलन कितना हुआ। तो अगर मैं ये वाली किरण को उठाकर यहाँ ले आऊँ तो मुझे विचलन कोण मिल जाएगा, लेकिन मैं उस किरण को तो यहाँ ला नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, एक अलग पेन से आपको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ इस तरह से सीधा करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो किरण को जाना चाहिए था ऐसा, ऐसे नहीं जाकर किरण कैसी गई है, ऐसी। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसी को कहते हैं विचलन कोण। इसे हम शो करते हैं डेल्टा से, इसे शो करते हैं डेल्टा से। ठीक है, क्या कहते हैं, विचलन कोण। सीधी बात समझ में आ गई होगी। किरण को सीधा जाना चाहिए था, सीधे नहीं जाकर वो क्या हुई, विचलित हुई। जितने एंगल पर विचलित हुई वही कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण। क्या कहलाएगा, विचलन कोण। हम बोल सकते हैं भाई आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण। क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। अच्छा ये बताओ, ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं, जरा सी देर में याद हो गया होगा। तो विचलन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए याद जरूर रख लेना है, ये पूछा जरूर जाता है आपसे। विचलन कोण, डेविएशन एंगल। ओके बच्चों, क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल। मैं समझा रहा हूँ, डेल्टा से शो करते हैं। तो विचलन कोण को हम बोल सकते हैं आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। बना कोण विचलन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। भाई आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण को मैंने पीछे कर दिया है ताकि मैं ये विचलन कोण देख सकूं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अभी विचलन कोण। यानी कि जो डेल्टा है इसको क्या कहेंगे हम, विचलन कोण। डेल्टा इसे क्या बोलेंगे, विचलन कोण। सीधी सी बात है, ये समझ में आ गई होगी आपको बहुत आसानी से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। मैं आपको बता दूं, यदि हम आई का मान यानी कि जो आपतन कोण है उसका मान लगातार बढ़ाते रहें, आपतन कोण का मान लगातार बढ़ाते रहें, तो इस कंडीशन में आपतन कोण का मान लगातार बढ़ाने से विचलन कोण का मान कम होता चला जाएगा। आपतन कोण के मान को लगातार बढ़ाने से विचलन कोण का मान कम होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपतन कोण को हम उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, उसे हम बोल सकते हैं आपतन कोण की विशेष स्थिति। तो हम बोल सकते हैं कि आई के किसी विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान अल्पतम हो जाता है, यानी कि न्यूनतम हो जाता है। उसी को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। आई के किसी विशेष मान के लिए
लिख सकते हैं भाई आपतन कोण के किसी आपतन कोण के किसी विशेष मान के लिए, विशेष मान का मतलब ये कम नहीं, ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते कोई ऐसा विशेष मान जरूर होगा जिस पर ये डेल्टा जो है वो सबसे कम हो जाएगा। विशेष मान के लिए विचलन कोण न्यूनतम होगा जिसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ गई होगी। न्यूनतम विचलन कोण को हम शो करते हैं डेल्टा एम से, एम का मतलब मिनिमम, ये लो इस तरह से लिख देंगे डेल्टा मिनिमम। यहाँ से आपसे दो ये डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। अब हम अगली जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो आइए वर्ण विक्षेपण भी सीखते हैं। आप जरा सी देर में वर्ण विक्षेपण सीख जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने ये चित्र बना लिया है। इसको समझाने के लिए क्या है, देखिए प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म के द्वारा देख रहे हैं, थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश किरण। देखिए यहाँ पर नया वर्ड आया श्वेत प्रकाश किरण। तो श्वेत प्रकाश किरण क्या है, जैसे मान लो दिन में धूप निकल रही है, तो धूप की जो किरण है, किरणों का एक समूह होता है, जिसे हम कहते हैं किरण पुंज। तो सूर्य के प्रकाश किरणों का वो छोटा से छोटा किरण पुंज, उसको हम किससे होकर गुजार रहे हैं? प्रिज्म से होकर। किससे होकर गुजार रहे हैं? प्रिज्म से। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? प्रिज्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रिज्म लिख दिया है। अब यहाँ आपको देखिए समझने के लिए क्या है, श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वो अपने रंगों में क्या हो जाती है? बट जाती है। क्या हो जाती है? रंगों में बट जाती है। दरअसल कुछ और नहीं है, वर्ण विक्षेपण कुछ और नहीं है। वर्ण विक्षेपण, देखिए वर्ण होता है कलर, यानी कि रंग। वर्ण का अर्थ क्या होगा? रंग। और विक्षेपण का अर्थ होगा बट जाना। तो प्रकाश बट रहा है ना, कौन बट रहा है? प्रकाश। और प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बटेगा। किस में बटेगा? अपने अवयवी रंगों में। अब देखिए प्रिज्म के द्वारा सीखना है तो बहुत आसान है। जब किसी प्रकाश किरण को, जब किसी श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने रंगों में विभक्त हो जाती है। और इन रंगों को हम कहाँ पे देखते हैं भाई? पर्दे पर देखते हैं। किस पर देखते हैं? पर्दे पर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, तो लिख लेंगे भी डेफिनेशन, बहुत आसान है। आप मुझसे पहले लिख लो और ज़्यादा अच्छा है, स्क्रीनशॉट लो, या फिर स्क्रीनशॉट बाद में लेना। आप रोक दो और पोज करने के बाद में स्वयं से लिखने की कोशिश करो। जब किसी श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त का मतलब होता है बटना। विभक्त हो जाती है या फिर अपने अवयवी रंगों में बट जाती है। अपने अवयवी रंगों में बट जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन, यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण
कहलाती है। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। जब किसी श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, देखिए वहां पर जो मैंने लिख रखा है वो लिख दिया है, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने रंगों में व्यक्त हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं भाई? रंगों में व्यक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो है घटना वो किस पर दिखाई देगी आपको? पर्दे पर। ये घटना किस पर दिखाई देगी? पर्दे पर। अब मैं आपको समझाऊंगा कि पर्दे पर जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं। देखिए यहाँ से 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर ये डेफिनेशन पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा और वो चित्र सहित पूछेगा, ठीक है। और यदि डेफिनेशन नहीं पूछा, एग्जामिनर ने आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा, तो यहाँ से 1-1 नंबर का वो क्वेश्चन ये उठा सकता है कि कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है, या फिर पूछ सकता है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ भाई, देखिए प्रकीर्णन, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, और मैं अभी यहीं पर लिख दे रहा हूँ सब चीज़ें। प्रकीर्णन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रकीर्णन और विचलन, प्रकीर्णन और विचलन दोनों दोस्त हैं। प्रकीर्णन और विचलन क्या है? दोनों दोस्त हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बना के दिखा रहा हूं, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, चलिए मिलाकर लिख लीजिए, तरंग दैर्घ्य एंड ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है। प्रकीर्णन और विचलन, कॉमा लगा दिया है मैंने। कहने का मतलब है ये दोनों दोस्त हैं आपस में, ऐसे मान के चलिएगा, और ये दोनों आपस में दोस्त हैं। केवल किसके लिए? प्रकाश के लिए। आपको आसान बनाने के लिए, ऐसा वहां पर मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पर आपको आसान बनाने के लिए समझा रहा हूं। यदि प्रकीर्णन बढ़ेगा, ये तीर बढ़ाने का चिन्ह है, ठीक है। यदि प्रकीर्णन बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा, ये बात याद रखनी है आपको। यदि प्रकीर्णन बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा। अगली बात क्या है, उसमें यह बताया जा रहा है अगर ये दोनों बढ़ेंगे, कमाल की बात यह है, आपस में कैसे हैं ये? दुश्मन। आपस में कैसे हैं? दुश्मन। आपस में कैसे हैं बच्चों? दुश्मन। तो अब देखिए, प्रकीर्णन और विचलन, अगर प्रकीर्णन बढ़ा तो विचलन भी बढ़ेगा, और विचलन बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी। तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी। और तरंग दैर्घ्य अगर किसी भी रंग की कम है तो उसकी ऊर्जा भी कैसी होगी? कम होगी। उसकी ऊर्जा भी कैसी होगी? कम होगी। अब समझिए, कोई रंग या फिर कोई प्रकाश का कलर इधर से निकल के जा रहा है और उसमें क्या है? ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा भाई? सीधा निकल के चला जाएगा, अत्यधिक कोशिश करेगा सीधे निकलने की। देखिए विचलित तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विचलन नहीं हो रहा है, तो विचलन तो हो रहा है, लेकिन विचलन क्या हो रहा है? सबसे कम। यहाँ पर देखिए ब्लू वाले में मतलब आसमानी वाले में नहीं, बैंगनी वाले में, बैंगनी वाले में देखिए वॉयलेट में क्या होता है, देखिए जरा, यहाँ वाला जो कलर है वो सबसे अधिक विचलित हो रहा है। इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा जाकर कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर, तो अत्यधिक विचलित हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ भाई, सबसे कम विचलन किसका होगा? रेड, विबग्योर। इसे याद रखेंगे, क्या रखेंगे? विबग्योर। क्या याद रखेंगे भाई? विबग्योर। लाल, आर, ये ऑरेंज है, ऑरेंज को हम क्या कहते हैं भाई? संतरी। पीला, इसको संतरी या नारंगी, ठीक है, संतरी या नारंगी। ये कैसा हो जाएगा? पीला। ग्रीन मतलब हरा, ब्लू, नीला, ये आसमानी है, इसे बैंगनी भी बोलते हैं, बैंगनी या आसमानी, बैंगनी या आसमानी, ठीक है। और ये है आपका बैंगनी नहीं, ये जामुनी है, जामुनी, ये बैंगनी, ठीक है। तो बच्चों याद रखने के लिए क्या है? विबग्योर। याद रखने के लिए क्या है? विबग्योर। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सबसे ज्यादा कम विचलन किसका होगा, तो हम बस केवल इन दोनों में ही ज्यादा तुलना कराएंगे, ठीक है, इन दोनों में ही ज्यादा तुलना करेंगे। तो देखिए जरा, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर लाल कलर, और लाल कलर का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विचलन, और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसका
तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य। अब समझिए, लाल और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं नीचे बैंगनी। यहाँ समझने की बात क्या है, देखिए इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक। आप एक ही याद रख लो बस, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो उसका विचलन क्या होगा भाई, सबसे कम। विचलन क्या होगा, सबसे कम। अब अगर लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है ऊपर वाले की, तो नीचे की ओर आते जाओ, इसकी इससे कम होगी, इसकी इससे कम होगी, इसकी इससे कम होगी, इसकी इससे कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी भाई, बैंगनी की। तरंगदैर्घ्य किसकी कम होगी, सबसे कम, बैंगनी की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होगी, बैंगनी की। अब तरंगदैर्घ्य कम है तो इनमें तो भाई दुश्मनी है, देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए, तरंगदैर्घ्य और विचलन के अंदर क्या है, दुश्मनी। क्या है, दुश्मनी। तो दुश्मनी में क्या होगा भाई, तरंगदैर्घ्य अगर घट रही है, कम हो रही है, तो विचलन क्या होगा, जल्दी बताइए, विचलन भी ज़्यादा होगा। विचलन कैसा होगा, ज़्यादा। बातें सब सीखे होंगे, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग या फिर कौन सा रंग न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रंग न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ये बात जरूर याद रखना, इसे मैं आगे, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए यहाँ पर ये जो नीचे आ गया था वो मैंने ऊपर को थोड़ा लिख दिया है, बता दिया है फिर से भाई। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। अगर तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो विचलन सबसे कम होगा, ये बात याद रखनी है आपको। और तरंगदैर्घ्य अगर सबसे कम होगी तो विचलन सबसे अधिक होगा, ये बैंगनी रंग के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी सबकी जो तरंगदैर्घ्य है लाल रंग और बैंगनी रंग के बीच में रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आपके पास पड़ोस के जो दोस्त हैं जिनके पास में अच्छे मतलब कोई कोचिंग सेंटर ना हो, तो वहाँ पर आप जो है इनको इस वीडियो को शेयर कर दो, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमने लिख लिया है। देखिए इसमें एक ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या चीज। वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब वायुमंडल से, जब मान लो कोई भी ग्रह या कोई भी तारा जो होता है, तो उसका प्रकाश वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर आता है, तो उसको जो हवाएं होती हैं, कई तरह की हवाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कहीं कहीं पर हवाएं जो होती हैं गर्म होती हैं, जैसे जैसे ऊपर गर्म होती हैं, जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं हवाएं कैसी होती जाती हैं, ठंडी होती जाती हैं। तो यहाँ पर आपको हवाओं के कई स्तर देखने को मिलते हैं। हवाओं के क्या कई स्तर देखने को मिलते हैं। जो हवाएं गर्म होती हैं वो कम सघन मानी जाती हैं, जो हवाएं ठंडी होती हैं उनकी तुलना में, ठीक है। ठंडी हवाएं अत्यधिक सघन मानी जाएंगी और गर्म हवाएं कम सघन मानी जाएंगी। तो प्रकाश के लिए भी माध्यम तो बदल गया ना। मान लीजिए भाई ऊपर क्या है, विरल माध्यम माना जाएगा भाई, सघन माध्यम के सापेक्ष कम सघन वाला विरल माना जाएगा। तो विरल और सघन, तब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है वो क्या होती है, विचलित होती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये किसके कारण हो रहा है, वायुमंडल के कारण, तो इसे कहेंगे वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो अब यहाँ समझेंगे, देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या है, जब प्रकाश किरण भिन्न भिन्न प्रकार से घनत्व का मतलब क्या हुआ, जिसका जो सघन माध्यम होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, जो विरल माध्यम होगा उसका घनत्व कम होगा। तो यही मैं समझा रहा हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार से घनत्वों के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ पर प्रकाश में जो हवाएं हैं तो उसमें गर्म और ठंडी हवाएं दिखाई देंगी। ठंडी हवाएं उनका घनत्व अत्यधिक माना जाएगा और गर्म हवाओं का घनत्व कम माना जाएगा। वही समझाने की कोशिश की, भिन्न भिन्न प्रकार से घनत्वों के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई हो तो फिर ऐसे ही याद रख लो भाई, गर्म हवाएं कम घनत्व, ठंडी हवाएं ज्यादा घनत्व। तो ऐसी जाने कितनी हवाएं प्रकाश को मिलती हैं रास्ते में, जिससे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। किसके कारण हो रहा है, वायुमंडलीय के कारण, इसलिए कहते हैं उसे वायुमंडलीय अपवर्तन। दूसरी हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए आपको ज़्यादा मतलब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख लिया है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन क्या है देख लीजिए, जब
प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, मान लीजिए जैसे वायुमंडल से होकर गुजर रहा है, तो वायुमंडल में धूल के कण भी उपस्थित होंगे और वायु के अंदर तो बहुत सारी गैसें भी होती हैं। तो इसी कारण से बता रहे हैं, जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें वायु और धूल के क्या होते हैं, कण होते हैं, जिसमें वायु और धूल के कण होते हैं, जिन कणों के कारण जो प्रकाश होता है वो फैल जाता है, पूरी तरह से नहीं फैलता, प्रकाश का केवल कुछ भाग फैलता है, प्रकाश का कुछ भाग फैलता है। तो प्रकाश का जो कुछ भाग फैल जाता है, मतलब चारों ओर जो फैलने की घटना होती है प्रकाश के कुछ भाग की, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ये देखिए, आपको एक बार में पढ़ने से भी याद हो जाएगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है तो धूल, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं उस माध्यम में, ठीक है। जिन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग जो है सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक शब्द में याद रखें तो प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? फैलना। प्रकाश का फैलना। तो प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और फैलता किसके कारण है? ये फैलता है ये धूल के या फिर वायु के कणों द्वारा, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, लॉर्ड रैले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया था कि प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य, लैम्डा को बोलेंगे यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने बताया था प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दोस्तों को क्लास को जरूर शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ पढ़ाई करते रहें। हम आपकी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।